And today I am going to teach you law of torts. Law of torts is extremely important from various competitive examination point of view. For example, CLET, Judiciary, UPSC Law Optional and many more. Now let us discuss what all topics that we are going to cover in our today's video. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सबसे पहले हम जानेंगे इसकी नेचर और डेफिनेशन क्या है, क्या इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है वो कहाँ से डिराइव हुई है और क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के, ये हम डेफिनेशन के पार्ट में जानेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट और अदर स्टैच्यूज से हमारा मतलब है लाइक लॉ ऑफ क्राइम्स हो गया या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो हाउ व्हाट मेक्स अ टॉर्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टैच्यूज दैट आर ऑलरेडी देयर। एंड थर्डली हम देखेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या डिफरेंस है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, ये जो ज्यूरिस्ट की थ्योरीज द्वारा प्रपाउंडेड है। बहुत अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग बोला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी अपने जजमेंट हैं। तो वी शैल लुक फॉरवर्ड इनटू अ फर्दर स्लाइड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेचर एंड द डेफिनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो टॉर्ट्स की कोई एज सच फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। सो नाउ यू विल से कि ऐसा कौन सा लॉ है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो इसका एक रीज़न ये है बिकॉज इट कवर्स अ डाइवर्स स्पीशीज ऑफ रॉन्ग। ये कोई पर्टिकुलर रॉन्ग से कन्फाइंड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे रॉन्ग्स, फॉर एग्जांपल ट्रेसपासिंग हो गया या असॉल्ट हो गया या डिफेमेशन हो गया, तो नेग्लिजेंस हो गया। तो मेजरली जो भी रॉन्ग जो सिविल नेचर के होते हैं और जिससे कोई इंजरी कॉज होती है, तो दैट यूजली अमाउंट्स टू टॉर्ट। अगर हम आगे जनरल डेफिनेशन पे इसके आगे बढ़ें तो हम वो भी देखते हैं कि इसकी जनरल डेफिनेशन क्या है। तो टॉर्ट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ सिविल लॉ विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस टॉर्ट्स और wrongful acts which violate some legal right vested in a person by law। तो जनरल डेफिनेशंस में अगर हम हाईलाइट करें तो मेजरली हम देखेंगे ये एक सिविल, इट इज अ ब्रांच ऑफ अ सिविल लॉ और इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टॉर्ट्स और wrongful acts एंड इट वायलेट्स सम लीगल राइट्स वेस्टेड इन अ पर्सन बाय लॉ। अच्छा, हम आगे चल के देखते हैं कि उसमें जो है अगर किसी एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट में क्या डेफिनेशन दी हुई है टॉर्ट की। अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग फॉर विच नो एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो लिमिटेशन एक्ट के तहत भी अगर हम देखें तो ये भी यही कहता है कि ये एक सिविल रॉन्ग है विच डज नॉट एक्सक्लूसिवली, इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसने भी कोई इसकी कन्फाइंड या पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी है, इसने भी इसको लॉ ऑफ टॉर्ट को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में छोड़ दिया है कि भाई ये सिर्फ लॉ ऑफ इट डज टॉर्ट डज नॉट amount to only breach of contract or breach of trust. It covers many more civil wrongs which has occurred to a person. Now we shall look forward कि आगे जूरिस्ट ने इसके लिए क्या डेफिनेशन दी है। तो हम सैलमन की जो एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे, इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं, इन्होंने क्या बोला है टॉर्ट को लेके। उनका कहना है इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligation। तो सैलमन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी अंडर कॉमन लॉ है, क्योंकि टॉर्ट जो है ये हमारे इंडिया में नहीं आया है। टॉर्ट का जो ओरिजिन हुआ है दैट इज थ्रू कॉमन लॉ ओनली। तो ये उस जमाने में उन्होंने कॉमन लॉ का रेफरेंस लेके इसको कॉमन लॉ के लिए बोला है। और फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, दोस्तों ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है हमने आगे कवर किया है कि व्हाट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एक्चुअली मींस। तो अभी काइंडली बियर विद मी फॉर अ मोमेंट एंड वी शैल लुक फॉरवर्ड इन अ फर्दर स्लाइड्स। आगे हम चलते हैं तो उनका भी यही कहना है इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो ये सिर्फ एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या और कोई इस टाइप का एक्शन नहीं होता, रादर इट इज अ सिविल रॉन्ग जिसकी रेमेडी जो है कॉमन लॉ में होती है और इट द डैमेजेस अवेलेबल आर इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस।
हम एक और डेफिनेशन देखते हैं जो कि हमारे फ्रेजर साहब ने दी है। फ्रेजर साहब का क्या कहना है? उनका कहना है इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द suit ऑफ द इंजर्ड पार्टी। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेजर ही सेज कि ये जो है जो एक लीगल राइट इन रैम का मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड विच एवरी इंडिविजुअल फॉर बीइंग अ इंडिविजुअल हैज दैट राइट। सो अगर वो राइट उसका इन्फ्रिंज हो जाता है तो और उससे उसको कोई इंजरी कॉज होती है तो ही हैज अ राइट टू कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू टॉर्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट एक्चुअली लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज ऑल अबाउट। सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम देखेंगे ये मेजरली इट कवर्स थ्री थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिविल रॉन्ग है। सेकेंडली जो डैमेजेस इसमें मिलते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। एंड थर्डली इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविल रॉन्ग्स। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। क्या मतलब व्हाट एक्शन डज एक्चुअली अमाउंट टू टॉर्ट। सो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले द डिफेंडेंट मस्ट हैव डन सम एक्ट और ओमिशन। सो हियर द डिफेंडेंट मस्ट हैव डन सम एक्ट which might have caused a civil wrong or legal injury to the other party, or he might have done some omission of the act. For example, in cases of negligence, if a surgeon is supposed to perform any surgery, so he is under legal obligation to perform the duty as per the law. But if he fails to do so, his acts amount to omission in his duty. So that will also amount to tort. So इसमें जो है हम या तो उसमें एक्ट भी होना चाहिए या omission of the act that might have caused some injury to the plaintiff. Secondly, such an act or omission should violate the legal right vested in the plaintiff. So जो एक्ट या उसका एक्ट का ओमिशन हुआ है तो वो जो है किसी लीगल राइट का प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेट करना चाहिए। दैट विल अमाउंट टू टॉर्ट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये अब हम सिविल रॉन्ग पे देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली सिविल रॉन्ग इज ऑल अबाउट। तो सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग जो है ये एक डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस्ड है, इंजूरिया साइन डैमनो, जिसका मतलब है इंजरी विदाउट डैमेजेस। So here injury does not mean any physical injury. Here injury refers to the violation of legal right. So अगर लीगल राइट अगर किसी का वायलेट हुआ है, इवन दो देयर आर नो एक्चुअल डैमेजेस दैट हैज बीन कॉज टू अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रेसपास का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी में बिना उसकी अनुमति के अगर चला जाऊं, ये भले ही मैं उसकी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करूं, लेकिन मैंने उसकी राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो उसका लीगल राइट है वो मैंने उसका वायलेट किया है। इवन दो पर्सन आई माइट हैव नॉट कॉज्ड एनी डैमेज टू द प्रॉपर्टी, बट स्टिल वो पर्सन अगर चाहे तो वो मेरे को स्यू कर सकता। बिकॉज आई हैव वायलेटेड हिज लीगल राइट इवन दो आई माइट हैव नॉट कॉज्ड एनी डैमेज टू दैम। सो इट मीन इसकी अगर हम डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट इफ देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट द सेम इज एक्शनेबल irrespective of the fact whether the plaintiff has suffered any loss or not। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। ये जो इंजूरिया साइन डैमनो का जो कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ यूबी जस इबी रेमेडियम, मतलब वेयर देयर इज अ राइट सो देयर इज अ रेमेडी। जैसे हमने ट्रेसपास वाले एग्जाम्पल में देखा, द पर्सन हैज अ राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अगर वो राइट अगर वायलेट हुआ है तो उसके अगर कोई अगर राइट वायलेट होता है तो उसके लिए उसकी रेमेडी होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग वेस्टिंग अ राइट इन एनी पर्सन। ठीक है, तो इंजूरिया साइन डैमनो कवर्स ओनली दोज टॉर्ट विच आर एक्शनेबल पर से। Okay, it means there is no need to give any proof of damage, but the violation of legal right in itself will cause a civil wrong। अब हम आगे इसमें देखते हैं, ये हम आगे और डिस्कस करेंगे केस लॉस के बेसिस पे। तो इसमें हम जो सबसे पहले केस देखेंगे वो है हमारा एशबे वर्सेस वाइट का। सो इट इज वन ऑफ द वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंजूरिया साइन डैमनो। तो इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे थे, द प्लेंटिव वाज रॉन्गफुली प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू वोट बाय द डिफेंडेंट्स।
and returning officers in the parliamentary election, due to which he could not cast his vote, and his right to vote was violated, which was his legal right. Even though in whose favor the plaintiff wanted to cast his vote emerged victorious, but still plaintiff brought a suit against the defendant just because his legal right was violated. So in this case, the court held if the plaintiff has a right, he must be of necessity have a means to vindicate and maintain it, and a remedy if he is injured in the exercise or enjoyment of it. And indeed, it is a vain thing to imagine a right without a remedy. तो इधर हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस साहब थे लॉर्ड हॉल्ट, उन्होंने भी यही बोला कि इसमें जो है प्लेंटिफ का राइट तो वायलेट हुआ है, और जब राइट वायलेट हुआ है तो देयर शुड बी अ रेमेडी, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग अ राइट टू दैट पर्सन. तो चाहे भले ही इस वाले केस में हमने देखा कि भले ही प्लेंटिफ को कोई डैमेज नहीं हुआ, बट हियर द सिविल रॉन्ग वाज कमिटेड इन द फॉर्म दैट हिज लीगल राइट दैट वाज राइट टू वोट वाज वायलेटेड. सो हियर द इंजूरियस साइन डैमनो वाज इम्पैक्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस. हम आगे एक और केस देखते हैं जो हमारे इंडिया का बहुत लैंडमार्क केस में से एक है, वो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK. इसमें जो है जो प्लेंटिफ थे, वो प्लेंटिफ ही वॉज अ लेजिस्लेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, एंड ही वॉज wrongfully detained and he was not allowed to attend the assembly session, which was his legal right to do so, and there was no reasonable justification for his detention. So here the court held that there was a violation of legal right due to mischievous and malicious act, and therefore the Supreme Court granted an exemplary damage of ₹50,000 to the plaintiff. So in this case also हमने देखा कि there was a violation of the legal right, and wherever there is a legal right, even though there might be no actual damage to the plaintiff, but still his claim is actionable per se according to injurious sign damno. अब हम दोस्तों आगे देखते हैं सिविल रॉन्ग का दूसरा पार्ट, जो कि है डैमनम साइन इंजूरिया. अब डैमनम साइन इंजूरिया क्या होता है? ये होता है डैमेज विदाउट इंजरी. इसका मतलब ये है कि अगर प्लेंटिफ को कोई डैमेज हुआ है, यानी कि कोई भी उसके संग कुछ डैमेज हो गया है, even though there is no violation of his legal right, इसमें उसके लीगल राइट का हनन नहीं होता. क्यों? अब हम आगे देखेंगे क्योंकि क्यों नहीं होता. Such a damage without a breach of legal right will not constitute a tort. It simply means damage without the infringement of plaintiff lawful right. So for example हम देखेंगे when the exercise of legal right by one results in subsequent harm to the other. अगर मैं अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा हूं और उसकी वजह से अगर किसी और पर्सन को कोई डैमेज हुआ विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज लीगल राइट, देन इट विल अमाउंट टू डैमेज विदाउट इंजरी, दैट इज डैमनम साइन इंजूरिया. और उस केस में देयर विल बी दैट विल नॉट अमाउंट टू एनी टॉर्ट इन इटसेल्फ. अब हम आगे इसमें केसेस देखते हैं. इसमें एक केस है उषा बहन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर. इसमें ये था कि प्लेंटिफ ने जो है डिफेंडेंट को स्यू किया था फॉर अगेंस्ट द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द फिल्म जय संतोषी माँ. इन अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ हिज राइट टू रिलीजियस फीलिंग was hurt as goddess Saraswati, Lakshmi and Parvati were depicted as jealous and were ridiculed. But in this case, the court held that since it was observed that the hurt to religious feeling had not been recognized as a legal wrong, so there was no violation of legal right and request for injunction was rejected. So इधर हमने देखा इस केस में कि though there has been a damage to the plaintiff, that his religious right to religious hurt of religious sentiments was there, but there was no violation of his legal right as such, because there is no right to hurt or to religious feeling. So here it does not amount to tort. में दूसरा केस देखते हैं चेजमोर वर्सेस रिचर्ड का. इसमें प्लेंटिफ used to draw water from the underground strata from last 60 years.
विच वॉज नॉट फ्लोइंग इन अ डिफाइंड चैनल्स. सो मेजरली वो जो है अंडरग्राउंड वाटर उसमें पंप आउट कर रहा था फ्रॉम लास्ट 60 years बीइंग अ मिल ओनर, और ही वॉज यूजिंग इट फॉर हिज ओन यूज. नाउ व्हाट डिफेंडेंट डिड कि डिफेंडेंट संक अ वेल ऑन देयर लैंड एंड पंप लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर. सो जो पानी जो डिफेंडेंट ने जो है काफी सारा पानी जो विच वर अर्लियर यूज टू गो टू द प्लेंटिफ, ही पंप्ड आउट majority of the water into his land. Now some damage which was supposed to cause goes to the plaintiff mill. Somehow the plaintiff cannot utilize the water and he filed a suit against the defendant. So it was held that defendant was not held liable because even though plaintiff was drawing the water from last 60 years, but here was no violation of his legal right. So here he was not given any injunction or any damages was not awarded to that. So ये हमने केसेस देखे इंजूरी डैमनम साइन इंजूरिया के. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. सो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली मींस कि देयर इज यूजुअली क्या होता है कि अगर हम दो पार्टियां अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भी आप कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में यूजुअली लिखा रहता है. इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन दिस पार्टी विल द ब्रीचिंग पार्टी विल पे so much and so amount to this person. However, unliquidated damages are those damages which are not predetermined by the parties. So compensation to be paid is not predetermined on the basis of prior stipulation of the parties. जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल में हमने देखा. ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई आदमी अगर किसी से नेग्लिजेंस हो गई, तो अगर कोई नेग्लिजेंस हो गई है तो ये एक ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी हो गई. और लीगल ड्यूटी चूंकि अगर उसमें पहले से कहीं डिफाइन नहीं है तो द डैमेजेस दैट आर टू बी गिवन टू द प्लेंटिफ दैट आर यूजुअली लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. सो देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग. अगर हमने जैसे भीम सिंह का अगर हम एग्जाम्पल लें तो भीम सिंह के केस में हमने देखा कि court awarded him 50,000 as an exemplary damages because there was the violation of his legal right. There was no prior stipulation between the parties कि अगर मैं आपको wrongfully detain करता हूं और आप मेरे को फिर 50,000 दीजिएगा अगर ये wrongful detention अगर मेरा establish हो जाता है. So there was no prior stipulation or predetermination between the parties that amounts to unliquidated damages. Now अब हम देखेंगे कि हाउ टॉर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविल रॉन्ग्स. सो द नेचर ऑफ टॉर्ट कैन बी अंडरस्टूड only when we distinguish it from other form of civil wrongs and other form of crime. आगे हम देखते हैं how tort is different between law of crime and tort. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लॉ ऑफ क्राइम क्या होता है. सो लॉ ऑफ क्राइम में क्या होता है कि इसमें सीरियसनेस और इंजरी कॉज्ड इज ऑफ ग्रेव नेचर. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट हो गया या एम्पुटेशन ऑफ आर्म हो गया या फिर मर्डर हो गया, सो हेयर द सीरियसनेस इन्वॉल्व इज ऑफ ग्रेटर और ग्रेव इंपॉर्टेंस. However, under law of torts, the wrongs that are conducted is involved of lesser degree or less seriousness as compared to the crime. Secondly, law of crime क्या होता है? It is considered as a public wrong. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं तो मर्डर इज अ पब्लिक रॉन्ग या क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. However, under the law of torts, it is generally a private wrong. It usually violates the right of the particular individual or particular person. And thirdly, अगर हम law of crime में देखें तो इसमें जो sanctions होते हैं या जो punishment होती है that are of punitive nature, यानी कि या तो imprisonment हो सकती है या फाइन लगाया जा सकता है. ठीक है. और अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगर हम देखें तो इन दिस डैमेजेस और इंजंक्शन इज सॉट यूजुअली. सो देयर इज नो पनिशमेंट एज सच, बट इन दिस द डैमेजेस और इंजंक्शन या फॉर अलाउइंग अ पर्सन और एब्सटेनिंग अ पर्सन फ्रॉम टू डू और नॉट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग इज सॉट. नाउ अगर हम आगे देखते हैं कि देयर आर सेवरल रॉन्ग्स विच आर बोथ क्राइम एज वेल एज टॉर्ट. फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट हो गया या डिफेमेशन हो गया या न्यूसेंस हो गया. अगर हम देखें तो बहुत सारे टॉर्ट्स के ऐसे जो अर्लियर विच यू अमाउंट्स टू सिविल रॉन्ग, नाउ दैट हैज बीन शिफ्टेड विद इन द आईपीसी इटसेल्फ. अगर हम नेग्लिजेंस देखें तो नेग्लिजेंस हमारा
304A में दी हुई या अगर हम डिफेमेशन देखें तो ये हमारी 499 में दी हुई है ना। असॉल्ट भी हमारा आईपीसी में कवर्ड है, ये न्यूसेंस भी हमारे आईपीसी में कवर्ड है। सो देयर आर वेरियस क्राइम्स विच देयर आर वेरियस एक्ट्स विच आर बोथ टॉर्ट एज वेल एज क्राइम। अगर ऐसा कुछ होता है जहां पे क्राइम और टॉर्ट्स दोनों हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि एक एज अ सिविल रेमेडी यू कैन आस्क फॉर डैमेजेस, and for the crime or if it is of serious nature you can also get a person punished for the crime as well। ये था हमारा लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफरेंस दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये दो पार्टी के बीच में अग्रीमेंट होता है टू परफॉर्म अ लीगल ऑब्लिगेशन, or to both parties decide to perform some obligation and to make a legal relationship between them। However, law of tort is basically a breach of duty that is usually fixed by the law। So लॉ टॉर्ट के अंदर किसी आदमी की किसी का लीगल राइट वायलेट होता है और या किसी को जो ड्यूटी करनी थी ही हैज बीन इन द ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी। सो वो हमारा ये लॉ ऑफ टॉर्ट में होता है। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जो ड्यूटी होती है दैट इज ओड ओनली टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जो ड्यूटी होगी ये इन दोनों की आपस में होगी, ना कि कोई थर्ड पर्सन आके इनको स्यू कर देगा। हालांकि लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या होता है, ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ इज नॉट टुवर्ड्स द स्पेसिफिक इंडिविजुअल बट टुवर्ड्स द वर्ल्ड एट द लार्ज। यानी कि हर आदमी के खिलाफ आपके पास एक राइट होता है और आपकी एक ड्यूटी होती है। अगर आपका राइट वायलेट होता है तो आप स्यू कर सकते हैं, या अगर आप किसी अपनी ड्यूटी वायलेट कर सकते हैं तो आपको भी स्यू किया जा सकता है। तो ये था हमारा इसमें डिफरेंस। अब हम एक चीज हम आपको ध्यान रखें, अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई ऐसा एक्ट हुआ है जिससे लायबिलिटी अंडर बोथ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स दोनों में अराइज हो रही है, तो अंडर दिस अ प्लेंटिफ कैन नॉट क्लेम डैमेजेस ट्वाइस, ही कैन क्लेम डैमेजेस ओनली अंडर द टॉर्ट और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। हमने जैसे सिविल क्रिमिनल लॉ में देखा, ऐसा सिविल लॉ में या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्शियस लायबिलिटी क्या होती है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर दो पार्टियों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई थर्ड पार्टी उसको स्यू नहीं कर सकती, तो थर्ड पार्टी का राइट नहीं होता है कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा ले। अब इधर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ सेल करने का, अब बी ने आगे सी को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि अगर जो मेरे को ए देगा तो मैं आगे सी को फॉरवर्ड कर दूंगा। हाउएवर ए फेल्स हिज इन ड्यूटी, अब सी जो है ए को स्यू कर देता है, तो इसमें बोला जाएगा ए इज प्रोटेक्टेड बाय द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन ए एंड बी, सी इज नॉट अ पार्टी टू दैट थिंग, so C cannot sue A for the breach of the contract, so that amounts to the privity of contract। अब हम इसमें एक केस देखते हैं डोनोगे वर्सेस स्टीवेंसन, जो कि हमारा टॉर्ट से रिलेटेड है। अब हम इसमें देखेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट क्या टॉर्शियस लायबिलिटी में लगता है या नहीं। इस केस को हम जिंजर बियर केस के नाम से और जानते हैं। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे, इसमें एक मैन्युफैक्चरर था, उसने बियर सोल्ड करी रिटेलर को, जिसने रिटेलर ने आगे बियर सोल्ड कर दी अपने कस्टमर को, और कस्टमर जब बियर पी रहा था तो बियर में उसको स्नेल मिला, तो स्नेल मिलने के बाद ही स्यूड द मैन्युफैक्चरर फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। हाउएवर मैन्युफैक्चरर टुक द प्ली दैट the customer was the privity to contract and defendant owed no duty to the customer because the initial contract was between manufacturer and the retailer and customer was the third party to the contract। In this case the lords held the defendant owed her a duty to take care the bottle did not contain noxious matter and he was liable if the duty was broken। So customer was not a privity to contract, rather he was to be his duty towards the customer was the same as the retailer, so he was liable for the breach of duty।
हमने देखा कि टॉर्शियस लाइबिलिटी जो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली जो केस है वो टॉर्शियस लाइबिलिटी में नहीं लगता। अगर किसी पर्सन का राइट वायलेट हो रहा है तो that defendant cannot take the plea of privity to contract that the person was not liable to that person or not owed any duty to that person. नाउ अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या डिफरेंस है। कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है, ये जो है इट कवर्स एवरी रॉन्गफुल एक्ट, जिसके जो भी अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो जिससे किसी के सिविल राइट का हनन हो रहा है, दैट विल अमाउंट टू टॉर्ट, चाहे उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन हो या ना हो। और टॉर्ट्स में क्या होता है दोस्तों कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग बियॉन्ड विच द लाइबिलिटी अंडर दिस ब्रांच कैन नॉट अराइज। अगर हमारे जो पहले से जो स्पेसिफिक टॉर्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट हो गया या नेग्लिजेंस हो गया, अगर कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी या कोई एक्ट उन दो पर्टिकुलर रॉन्गफुल एक्ट के अंदर कवर हो रहा है, देन ओनली इट विल अमाउंट टू टॉर्ट्स। अगर वो नहीं है तो कोई भी नया टॉर्ट नहीं बनाया जा सकता, या कोई अगर ऐसा एक्ट जो नया है या जो एग्जिस्टिंग टॉर्ट्स गिवन टॉर्ट्स में नहीं फिट बैठ रहा, तो दैट वोंट अमाउंट टू अ टॉर्ट। ये है हमारे टॉर्ट्स में। अब ये है टॉर्ट क्या होता है। टॉर्ट इट इज अ वाइडर थ्योरी, क्योंकि इसमें कई सारे जो अगर नए टॉर्ट होते हैं जो विच आर नॉट यूजली प्रीवियसली डिफाइंड, वो भी कवर हो जाते हैं। बट अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इट इज नैरोअर, it doesn't cover those tort, rather it covers only the specific wrongs beyond which a liability cannot arise under the law of torts. इसी चीज को जो है अगर हम देखें तो ये इसको पिजन होल थ्योरी भी बोला जाता है। ये पिजन होल थ्योरी क्या है, ये पिजन अगर आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें ये एक पिजन होल है, यानी कि देयर इज अ स्पेसिफिक स्पेस फॉर एवरी पिजन। सो सिमिलरली इफ देयर इज एनी रॉन्ग that need to be covered under this specific hole, अगर इसके बाहर अगर कोई wrong होता है, according to that it won't amount to any tort. So according to the pigeonhole theory that was purported by the Salmon ने ये बोला इसमें कि there is no law of torts but law of tort. According to him, the liability under arises only when it is covered by any one of the defined torts. So, if the defendant's wrong is covered by any one or other defined torts, if the defendant wrong does not fit any of their pigeonholes, he has committed no tort according to Salmon. अब हम इसमें केस देखते हैं। ये हमारे इंडिया का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है रिगार्डिंग द पिजन होल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, लाला पन्ना लाल वर्सेस कस्तूरी चंद रामजी केस, there is nothing like exhaustive classification of torts beyond which court should not proceed. The new invasion of rights devised by human ingenuity might give rise to new classes of tort. So इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि there is no exhaustive classification of tort, what actually amount to tort और what does not amount to tort. क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, नए नए एक्ट्स जो है वो अमाउंट करते जाते हैं एक नई, दैट गिव्स राइज टू अ न्यू कॉज ऑफ एक्शन. सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट थिंग, a person tort cannot be confined to a particular space or cannot be classified under a exhaustive definition. इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारा रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द हाईएस्ट वाटरमार्क ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी. इसमें जब जो एग्जिस्टिंग टॉर्ट नहीं थे बट स्टिल द पर्सन वॉज हेल्ड लाइबल व्हेन द न्यू टॉर्ट वॉज क्रिएटेड. सो अगर हम पिजन होल थ्योरी लेते तो वी कुड नॉट मेक द पर्सन लाइबल अकॉर्डिंग टू अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स बिकॉज द एक्शन which was done was not covered in any of the specific wrongs which were earlier held. सो ये पिजन होल थ्योरी की लिमिटेशन हमारी ये है कि ये आगे जो है हमको कुछ राइज करने के लिए या हमें उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप नहीं छोड़ती है. अब आगे चलते हैं. ये था हमारा लेक्चर के कंक्लूजन. अब मैं आपको जो है थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ. ये जो है आप मेरे को करके भेजिएगा, मैं आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करूँगा. ये जो मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ ये पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं. सो आई विल just to make the conversation more multilateral,
So I will move on with the practice question that I am giving you. So first question is, a tort is a civil wrong. Examine this definition and add other features to make it comprehensive. And my second question is, which of the following two expressions are correct and why? That is law of torts or law of tort. So please kindly write these answers and send us on this below mentioned email ID. So thank you friends. I hope you liked my video. Please like, share and subscribe the Just Legal for never missing a update from Just Legal. Thank you once again.